नमस्कार, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम लोग आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिंधु नदी तंत्र भारत की एक नदी तंत्र है जो कि भारत में ही न बह करके सिर्फ कई और देशों में भी बहती है, जैसे कि यहाँ पर तिब्बत हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो कुल मिला करके सिंधु नदी तंत्र 3 देशों में है, परंतु इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो अफ़गानिस्तान से भी कुछ नदियाँ इसमें आती हैं, तो वहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, इधर तिब्बत में एक स्थान है जिसको क्या कहते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या कहते हैं? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, इसी को कहते हैं बोखरचू। क्या कहते हैं? बोखरचू ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी है जो कि प्रवेश करती है भारत में ऐसे सिंधु गार्ज बना करके। ये कोई और नदी नहीं, ये अपनी कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ये इधर प्रवेश करती है और ये ऐसे जा करके इधर से ऐसे निकल जाती है, और ऐसे निकलने के पश्चात ये इधर से होते हुए ऐसे जा करके अरब सागर में गिर जाती है, डेल्टा बना देती है। क्या बनाती है? डेल्टा बना देती है। डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदियाँ अपने रास्ते से गुजरती हैं और रास्ते से गुजरती हुई जो कुछ भी आपर्दन करती हैं, तो उसमें बालू, मिट्टी, पत्थर, इन सारे कणों को ले जा करके समुद्र में गिरने से पहले जिस स्थान पर छोड़ देती हैं, वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती थी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के बनाती थी। वैसे इधर सिंधु नदी अपना डेल्टा बनाएगी। देखिए, क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए। आज सिंधु नदी भारत में जिस स्थान से प्रवेश करती है इसको कहते हैं दमचोक। कहाँ पर? दमचोक नदी में प्रवेश करती है। दमचोक नामक स्थान पर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, और जिस स्थान से निकलती है ये लद्दाख का हिस्सा, ये कहलाता है चिल्लास। क्या कहलाता है? चिल्लास। ये भारत में है चिल्लास, परंतु अगर पाकिस्तान के जिस हिस्से से और पाकिस्तान में जहाँ से प्रवेश करती है इसको कहते हैं दर्दिस्तान। क्या कहा जाता है? दर्दिस्तान। याद रखेंगे। अब देखिए, सिंधु नदी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, जिनमें से एक है लद्दाख श्रेणी इधर है, और ये लद्दाख श्रेणी को इसे काट भी देती है, और दूसरी है जास्कर श्रेणी। इसका नाम क्या हो गया? लद्दाख श्रेणी। और इधर इसके नीचे हो गई जास्कर श्रेणी। एक बार यही प्रश्न आ गया था कि जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र नहीं, सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच होकर के बहती है? तो ये बहती है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में। अब देखिए, सिंधु नदी लद्दाख को एक स्थान पर काटती है और बुंजी नामक गार्ज बनाती है। ये जहाँ पर काटती है यहाँ पर बनता है बुंजी गार्ज, और इस बुंजी गार्ज की जो गहराई है 5181 मीटर है। कितनी है? 5181 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सिंधु नदी लद्दाख को जिस स्थान पर काटती है, एक गार्ज बनाती है, उसको बुंजी गार्ज कहते हैं। यहाँ पर सिंधु गार्ज है। ठीक है, और ये किस नदी की, मतलब किस 2 श्रेणियों के बीच में बहती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। और आगे देखते हैं, सुनिए। अब इसकी सिंधु के कुछ सहायक नदियों के बारे में पढ़ा जाए तो सबसे पहले हम लोग सिंधु की, अब देखिए, सिंधु नदी इस तरफ से होकर के बहती है, तो ऊपर से जितनी नदियां आएंगी ये सिंधु के दाएं तरफ से आने वाली नदियां होंगी, और नीचे से इस तरफ से जो जाएंगी वो सिंधु की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां होंगी। तो सबसे पहले सिंधु की दाएं तरीके से आने वाली नदियों में देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर है और एक ग्लेशियर यहाँ पर है। तो यहाँ पर है रिमो ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर है? रिमो ग्लेशियर है।
और यहाँ पर है एक ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। तो देखिए रिमो ग्लेशियर से निकलती है श्योक नदी। कौन सी नदी निकलती है? श्योक नदी निकलती है। अब मैं एक काम करूं, जितनी भी नदियां हैं मैं उनको थोड़ा सा डबल बनाने की कोशिश करता हूं। ये नदी हो गई, इस नदी को कहते हैं श्योक नदी। मैं सिंधु नदी को तंत्र को भी थोड़ा सा डबल कर देता हूं सिंधु नदी को, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, क्योंकि पेन में मार्कर है ना, हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड है नहीं, तो इसीलिए इसी तरीके से एडजस्ट करना है। आपको अच्छे से समझनी है कुल मिला करके। अब कैसे समझनी है ये मैं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये हमारी हो गई सिंधु नदी। कहाँ से निकली है? चेमायुंगडंग ग्लेशियर से। तो ये रिमो ग्लेशियर से आती है। इस नदी का नाम है श्योक नदी। क्या ये बात समझ में आ गई? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी। और नुब्रा किसकी सहायक है? श्योक की सहायक है, नुब्रा नदी। तो देखिए रिमो ग्लेशियर से निकली श्योक नदी और आकर के सिंधु में दाएं तरफ से मिल गई। और सियाचिन ग्लेशियर से निकली है नुब्रा नदी, और नुब्रा किसकी सहायक हो गई? श्योक की सहायक हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? इतना समझिए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक है गिलगिट ग्लेशियर है। यहाँ से निकलती है गिलगिट नदी और ये यहाँ पर आकर के मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इस नदी का क्या नाम है? गिलगिट। ये नदी है गिलगिट नदी। अब गिलगिट नदी की खासियत है कि ये गिलगिट गार्ज बनाती है। इस गार्ज का क्या नाम है? गिलगिट गार्ज। और इस गिलगिट गार्ज की जो गहराई है वो कितनी है? 5200 मीटर है। कितनी है? 5200 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गिलगिट नदी दूसरी नंबर पर सिंधु के मिलने वाली दाहिने तरफ से सहायक नदी है और ये गिलगिट नामक गार्ज बनाती है। इसकी गहराई कितनी है? 5200 मीटर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो इधर पड़ता है अफगानिस्तान का एरिया। अफगानिस्तान में एक पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है? हिंदू कुश पर्वत। देखिए हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ से निकलती है काबुल नदी, ठीक है, काबुल नदी। और ये काबुल नदी आ करके इधर ऐसे सिंधु में मिल जाती है। समझ में आ गई बात? ये देखिए काबुल नदी आकर के सिंधु में मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है? काबुल। कहाँ से निकलती है? अफगानिस्तान से। अब काबुल की भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है स्वात। तो स्वात किसकी सहायक नदी है? काबुल की सहायक नदी है। ये एक इधर से आने वाली नदी है, ये भी उधर से ही ऊपर से ही निकलती है हिंदू कुश पर्वत के आसपास। ये स्वात नदी है और ये काबुल नदी है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एक एक नदी को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। उसके बाद में एक आती है तोची नदी। क्या नाम है? तोची नदी। तोची नदी इधर से आती है ऐसे, तोची नदी। इस नदी का क्या नाम है? तोची नदी। तोची नदी सिंधु की सहायक नदी है और तोची की एक सहायक नदी है जो भी बहुत पेपर में इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कुर्रम नदी। क्या नाम है? कुर्रम नदी। कुर्रम। तो कुर्रम तोची की सहायक है और तोची किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक नदी है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक और नदी बढ़ती है गोमल, जो कि इधर से आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है गोमल नदी। गोमल नदी की सहायक नदियों में दो नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है झोब
और एक का नाम बताते हैं। ठीक है, हाँ, एक का नाम है झोब और एक का नाम है कंदार। तो ये पहले मिलती है कंदार नदी झोब में, गोमल में, और उसके बाद में दूसरा नदी है झोब नदी। ये देखिए, तो इस तरह से सिंधु नदी के सिंधु नदी के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां समाप्त हुई। हमने सिर्फ यहाँ पर उन्हीं नदियों के बारे में जिक्र किया है जो परीक्षा के दृष्टि से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। एक बार पुनः देख लेते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जिसको बोखरचू भी कहते हैं, तिब्बत में है ये, और भारत में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी से बीच से होकर के बहती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को एक गार्ज बनाती है, काटती है, बुंजी गार्ज कहलाती है। 5181 मीटर गहरी है वो गार्ज। फिर आगे बढ़ती है तो रिमो ग्लेशियर से निकलती है श्योक नदी। देखिए, रिमो ग्लेशियर को सियाचिन की जीभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमो ग्लेशियर को सियाचिन की जीभ भी कहते हैं। रिमो ग्लेशियर से निकलती है श्योक नदी और आ करके सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद में सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी, जो कि श्योक की सहायक होती है। उसके बाद में गिलगित नदी आती है और गिलगित नदी भारत में ही सिंधु से मिल जाती है। उसके बाद लद्दाख के चिल्लास नामक स्थान पर सिंधु नदी भारत से बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान के दर्दिस्तान नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी में फिर और आगे बढ़ने पर हिंदुकुश पर्वत से काबुल नदी निकलती है, जो कि आकर के मिलती है, और काबुल की सहायक नदी है स्वार नदी, ये भी आकर के सिंधु में मिल जाती है। फिर और आगे बढ़ने पर तोची नदी सिंधु में मिलती है और तोची की सहायक कुर्रम नदी है, जो कि इसमें मिल जाती है। उसके बाद में और आगे बढ़ने पर गोमल नदी है, जो कि सिंधु में मिलती है, और गोमल के सहायक कंदार और झोम नदी है। क्या ये बात समझ में आ गई? एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब और आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब हम लोग सिंधु के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंधु के जो बाएं तरफ से नदी मिलने वाली नदी है, उनमें हम लोग पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी से कुछ नदियां निकलती हैं। तो जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं जास्कर नदी। क्या कहते हैं? जास्कर नदी। कई सारी नदियां हैं, उनको एक साथ देख लेते हैं। जास्कर है, शुरू, और फिर उसके बाद में एक और नदी है जिसको कहते हैं सुरु नदी। कौन सी नदी? सुरु नदी। जास्कर नदी, सुरु नदी, और एक और नदी है जिसका नाम पड़ता है शिंगो नदी। हाँ, क्या नाम है? यहाँ से निकलती है, एक स्थान है, यहीं से निकलती है शिंगो नदी। आपसे केवल बस इतना याद रखना है कि शिंगो नदी किसकी सहायक है? तो सिंधु की सहायक नदी है। जास्कर नदी का इतिहास कुछ अलग सा है। देखिए, जास्कर नदी पहले दो नदी होती है, उनके मिलने से बनती है। क्या मैं उन सब के बारे में बता दूं? देखिए, जो जास्कर नदी है, ये दो नदियों से मिलने से बनती है। एक नदी है पहले डोडा नदी, समझ लीजिएगा, डोडा नदी, और एक है तुंगराप नदी। कौन सी नदी है? तुंगराप नदी। तो जब तुंगराप नदी ये दोनों मिल जाती हैं, उसके बाद में जो आगे बढ़ती है, इसको कहते हैं जास्कर नदी। और जास्कर नदी जाकर के किसके सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और ये सिंधु में जा कर के निम्मू नामक स्थान पर मिलती है। ये सिंधु में जहाँ पर मिलती है, इस स्थान का नाम निम्मू है। क्या है? निम्मू नामक स्थान पर सिंधु से मिलती है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम इसमें से कुछ चीज़ों को हटाएंगे ताकि हम और सारी नदियों के बारे में चर्चा कर सकें। ठीक है, देखिए, अब देखिए, इधर एक झील है, इसका नाम है वैरीनाग झील। क्या नाम है? वैरीनाग झील। तो वैरीनाग झील से एक नदी निकलती है, ये ऐसे निकली नदी, और फिर इधर एक और झील पड़ती है जिसको कहते हैं वुलर झील।
वुलर झील। तो वेरीनाग झील से निकली और वुलर झील में गई, फिर वुलर झील से ऐसे निकली ऐसे और फिर इधर आ गई और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाई कुछ दूरी तक। अब कुछ दूरी तक जब सीमा बना चुकी उसके बाद में ये निकल गई पाकिस्तान में। ठीक है, ये कोई और नदी नहीं बल्कि झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। ये कौन सी नदी है? झेलम नदी। कहाँ से निकली? वेरीनाग से, फिर वुलर झील से होकर वेरीनाग झील से निकल करके वुलर झील में गई और फिर वुलर झील से निकली, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाई, उसके बाद में फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। अब इधर से ये चिनाब नदी में आकर के मिल जाएगी। ठीक है, तो झेलम नदी किसकी सहायक होती है? चिनाब नदी की। अब इसकी चर्चा आगे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं। देखिए, जो वुलर झील है ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, जब हम लोग झील वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा सा देखा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में आता है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी के बारे में देखा जाए, यहाँ पर बड़ा लाचला दर्रा होता है। बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश है। इसके एक तरफ एक ग्लेशियर है। ये क्या है? एक ग्लेशियर है। और इधर से एक ताल है। इस ताल का नाम है ताल, सूर्य ताल। क्या नाम है? सूर्य ताल। देखिए, ग्लेशियर से जो निकलती है वो चंद्रा नदी निकलती है और इसका नाम होता है चंद्रा। और इधर से सूर्य ताल से जो नदी निकलती है इसको कहते हैं भागा नदी। भागा। दोनों आपस में मिल जाती हैं तंडी नामक स्थान पर। कहाँ पर? तंडी में। तंडी में मिल जाती हैं और तंडी में मिलने के बाद में ये कहलाती हैं कौन सी नदी? ये कहलाती है चिनाब नदी। ये देखिए, ये तंडी में मिल गई और फिर बन गई चिनाब नदी। चिनाब नदी। चिनाब नदी और झेलम नदी आगे चल करके पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है झुंग। झुंग नामक स्थान पर दोनों मिल जाती हैं और फिर आगे चिनाब नदी बढ़ती है। अब ये चिनाब नदी ही आगे जा करके इसमें मिल जाएगी सिंधु में। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में चिनाब नदी को जाना जाता है। क्या ये बात समझ में आ गया? बोलिए भाई। अब यहीं पर एक और बात होती है, रोहतांग दर्रा है। यहीं पर एक दर्रा और है, रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। यहीं से कहीं से निकलती है रावी नदी। कौन सी नदी है? और रावी नदी। और जो ये रावी नदी है ये रावी नदी हुई। ये आगे निकली यहाँ से, एक मिनट, ये रावी नदी यहाँ से निकली और ये बढ़ती चली गई और यहाँ पर चिनाब में मिल गई। कौन से स्थान पर मिली? तो ये मिली है सराय सिंधु स्थान पर। कौन से स्थान पर? सराय सिंधु। अभी इन सब के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की जाएगी। सराय सिंधु नामक स्थान पर ये मिल गई, उसके बाद में फिर ये आगे बढ़ गए। अब देखिए, यहाँ से निकलती है व्यास कुंड है।
हिमाचल प्रदेश में ही एक स्थान है व्यास कुंड। व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। कौन सी नदी निकलती है? व्यास नदी। इस नदी का नाम रावी नदी है, रावी नदी है। तो व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। और ये पंजाब में ही, भारत में ही एक नदी आती है सतलज नदी, उसमें मिल जाती है। सतलज नदी के बारे में बात करें तो तिब्बत में एक स्थान है जिसको कहते हैं राक्षस ताल। राक्षस ताल या इसी को राकस ताल भी कहते हैं, राकस ताल। यहाँ से निकलती है सतलज नदी और फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में जिस स्थान से प्रवेश करती है, यहाँ पर एक दर्रा है, इसको कहते हैं सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो भारत में जो सतलज नदी है सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा से प्रवेश करने के पश्चात हिमाचल प्रदेश में जाती है। हिमाचल प्रदेश में जाने के बाद ये पहुंच जाती है पंजाब में। कहाँ पर पहुंच जाती है? पंजाब में पहुंच जाती है। ये देखिए, ये पहुंच गई पंजाब में। अब पंजाब में पहुंचने के बाद हरिके नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? हरिके, हरिके। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी, ठीक है। तो हरिके नामक स्थान पर ये इसमें मिल जाती है व्यास नदी सतलज नदी में। और फिर ये सतलज नदी आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? पाकिस्तान में चली जाती हैं। और पाकिस्तान में जा कर के फिर ये कहाँ पर मिल जाती हैं? चिनाब नदी में मिल जाती हैं। ये देखिए, अब ये सारी नदियाँ पंचनद बन करके चली जाती हैं। और ये मिठानकोट, कहीं कहीं मिठानकोट लिखा है, कहीं कहीं मिठानकोट लिखा है। तो यहाँ पर जा कर के ये सिंधु नदी में मिल जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? मिठानकोट। क्या यह बात समझ में आ गई? ये स्थान जहाँ पर चिनाब नदी और सतलज नदी मिलती हैं, इसको कहते हैं सराय सिंधु। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इसी स्थान से एक और नदी निकलती है जिसको कहा जाता है सोहन नदी। और सोहन किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और सोहन नदी के तट पर ही सिंधु घाटी का सभ्यता बसा हुआ है, सोहन नदी है। अब देखिए, सिंधु नदी भारत में तो पर्वतों पर ही रहती है, परंतु पाकिस्तान में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसीलिए पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है वो सिंधु नदी को कहा जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रीय नदी किसको कहा जाता है? गंगा नदी तंत्र को गंगा को कहा गया है। अब एक बार थोड़ा सा हम लोग सरसरी निगाह से और रिवीजन करेंगे। देखिए, कुछ और आ जाती है बात नदियों की, तो किशन गंगा पूछा जाता है किसके सहायक है, वो सब लोग झेलम की सहायक है। थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे। चिनाब नदी पर परियोजनाएं चलती हैं, 3 परियोजनाएं चलती हैं। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहारी परियोजना। ये 3 परियोजना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सलाल कौन कौन सी हैं चिनाब नदी पर? सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार। ये 3 परियोजना हैं जो कि कहाँ पर चलती हैं? तो सिंधु नदी पर चलती हैं। सिंधु नदी पर, सॉरी, कहाँ पर? चिनाब नदी पर चलती हैं। समझ में आ गया? व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती हैं, हरके नामक स्थान पर इससे मिल जाती हैं सतलज नदी से। एक बार थोड़ा पुनः देख लेते हैं। देखिए, ऊपर वाला नहीं देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। बैरीनाग झील से निकलती है झेलम नदी, वुलर झील में जाती है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, वहाँ से निकलती है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है। और एक बात और याद रखेंगे, अनंतनाग से बरमूला तक जो झेलम नदी है ये नौकागम्य है। कहाँ से कहाँ तक है? तो अनंतनाग से बारामूला तक।
अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य, मतलब वहाँ इतने दूरी पर यहाँ पर नौकाएं चलाई जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर पाकिस्तान में चली जाती है। फिर इधर देखेंगे एक ग्लेशियर है बड़ा लाजला दर्रा के दाहिने तरफ और बाएं तरफ पर एक ताल है जिसका नाम सूर्य ताल है। सूर्य ताल से भागा नदी निकलती हैं, जबकि इधर से निकलती हैं चंद्रा नदी। दोनों तंडी नामक स्थान पर मिल जाती हैं। फिर चिनाब नदी का निर्माण होता है। फिर चिनाब नदी जब भारत से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो झुंग नामक स्थान पर झेलम नदी से मिल जाती है। उसके बाद में रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी, जो कि जा करके सराय सिंधु में चिनाब नदी से मिल जाती है। उसके बाद में व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी, जो हरके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज नदी। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल या राकस ताल से। कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है। और सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में पंजाब में जाती है और हरके नामक स्थान पर व्यास नदी को भी अपने साथ ले लेती है। हरके नामक स्थान पर ही देखिए, इस यह स्थान इम्पॉर्टेंट है, इसी पर हरके नामक बैराज बनाया गया है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो आगे चल करके राजस्थान को इन सबको सिंचित करती है। ठीक है, उसके बाद में ये वहाँ से निकलती है और सराय सिंधु में इससे मिल जाती है चिनाब नदी से। फिर आगे जा करके मिठानकोट में मिल जाती हैं। फिर सिंधु नदी सारा जल ले जा करके इधर अरब सागर है, अरब सागर में गिरा देती है। अगर आप सभी लोगों को इसी तरह का वीडियो समझ में आता है थोड़ा सा, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, और बहुत सारी वीडियो हैं, जैसे हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा पहले ही पढ़ लिए थे। उन सबको प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, वहाँ से जा कर के देखिए। अगर कोई और वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। कोई बात आपको मतलब और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट की कोई वीडियो चाहिए उसको बता दीजिए, हम लोग उसमें डाल देंगे। धन्यवाद।